लेट 1990s में डॉक्टर एरिका वॉन, जो कि एक हेल्थ रिसर्चर हैं, उन्होंने कंपेयर किया एलर्जीज़ और एस्थमा को बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, जो कि बर्लिन वॉल गिरने के बाद यूनिफाई हुए थे। उनका इनिशियल हाइपोथेसिस ये था कि चूँकि ईस्ट जर्मनी के जो बच्चे हैं वो ज़रा लेस हेल्पफुल इन्वायरमेंट में पले बढ़े हैं वेस्ट जर्मनी के मुकाबले में, तो ज़ाहिर बात है ईस्ट जर्मनी के बच्चों में एलर्जीज़ और एस्थमा के केसेस ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन और ये बहुत बड़ा बट है, उनकी रिसर्च में इसका बिल्कुल ही उल्टा रिज़ल्ट मिला। यानी ईस्ट जर्मनी के पॉल्यूशन वाले एरियाज़ के बच्चों में एलर्जीज़ और एस्थमा के कम केसेस पाए गए वेस्ट जर्मनी के साफ़ सुथरे माहौल वाले बच्चों के मुकाबले में। और फिर जब इस पर मज़ीद रिसर्च की गई तो पाया गया कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में तरक्की पज़ीर ममालिक के बच्चों में एलर्जीज़ और एस्थमा के चांसेस कम होते हैं। ऐसा क्यों है? इसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़, नज़रियात और हाइपोथेसिस पेश किए गए, और इन्हीं में से एक हाइपोथेसिस है द हाइजीन हाइपोथेसिस, जिसे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हाइजीन हाइपोथेसिस के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में और अब रिसेंटली तरक्की पज़ीर ममालिक में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स की वजह से, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम, सीवरेज सिस्टम अच्छा होने की वजह से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंटीबायोटिक के आम हो जाने से इन्फेक्शन रेट्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, जबकि एलर्जीज़ या कहें एलर्जिक जो बीमारियां हैं वो ऊपर जा रही हैं, जैसे एस्थमा हो गया, एक्सेमा, ड्रग एलर्जीज़, फूड एलर्जीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे सीलियाक डिजीज़, टाइप 1 डायबिटीज़, रिमोटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई वगैरह वो ज़्यादा हो रही हैं। हाइजीन हाइपोथेसिस को 1980s में डेविड पी स्ट्रॉटसन ने इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने पाया कि जिन घरों में बच्चे ज़्यादा होते हैं उन घरों में हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस, या सिंपली कहें कि सर्दियों में जो शदीद नज़ला ज़ुकाम होता है उसके केसेस कम होते हैं, क्योंकि बड़े बच्चों के जो जरासीम हैं वो छोटे बच्चों को लग जाते हैं, जिनसे उन छोटे बच्चों की इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर हो जाती। इसी चीज़ पर जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि अगर शुरुआत में ही बच्चे का एक्सपोजर जरासीम से कम हो जाए, यानी कि शुरुआत में ही बच्चा जरासीम के टच में ना आए, तो उससे उस बच्चे में एलर्जीज़ और ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आमतौर पर जरासीम को या कहें बैक्टीरिया को सेहत के लिए ख़तरा माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर फ्रेंडली होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हाइजीन हाइपोथेसिस के मुताबिक इन्हीं फ्रेंडली बैक्टीरिया की कमी हो रही है, और आइए अब देखते हैं हम कहाँ और कैसे अपने बच्चों को इन फ्रेंडली बैक्टीरिया के टच में आने से रोकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी यानी कि वैजिनल डिलीवरी से पैदा होता है तो माँ की बर्थ कैनाल से पास होते हुए उसको बहुत से एसेंशियल बैक्टीरिया लग जाते हैं, या वो बहुत से एसेंशियल बैक्टीरिया पिक कर लेता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। अब यहाँ हमने क्या किया, सी सेक्शन, जिसे आम ज़बान में बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, बड़ा ही आम होता जा रहा है, और एक सर्वे के मुताबिक 1990-91 में सी सेक्शन की परसेंटेज जस्ट 3.2% थी, जो कि बढ़ते बढ़ते 2017-18 तक ऑलमोस्ट 20% तक पहुंच चुकी है, और यही परसेंटेज पढ़ी लिखी एलीट क्लास में या एलीट फैमिलीज़ में 40% तक जाती है।
یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پڑھے لکھے ایلیٹ فیملیز میں آپ کو الرجیز جو ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں۔ ایکچولی آلموسٹ جتنے بھی فیکٹرز ہم یہاں ڈسکس کریں گے وہ سب پڑھی لکھی ایلیٹ امیر اور شہروں میں رہنے والی فیملیز میں زیادہ ہوتی ہے، ہینس مور الرجک اینڈ آٹو امیون ڈیزیزز۔ دوسرا، بریسٹ فیڈنگ کی جگہ باٹل فیڈنگ کا ٹرینڈ عام ہو رہا ہے، یعنی کہ بچے کو ماں کے دودھ کی جگہ ایک فیڈر سے جو ہے دودھ پلایا جاتا ہے، جس سے بچہ بہت سے اہم امیون فیکٹر سے محروم رہ جاتا ہے جو صرف اور صرف ماں کے دودھ پلانے سے ہی بچے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تیسرا، اینٹی بایوٹکس۔ آپ کے بچے کو ذرا سا بخار آیا، آپ نے اٹھایا اور پہنچ گئے ڈاکٹر کے پاس، اول تو ڈاکٹر صاحب ہی اینٹی بایوٹک پرسکرائب کر دیں گے، اور اگر ڈاکٹر صاحب نے ذرا تحمل کیا تو ماں باپ ہی کہیں گے ارے ڈاکٹر صاحب کوئی پاؤڈر والا شربت تو لکھ دیں، اس کے بغیر تو بچے کا بخار جاتا ہی نہیں۔ چوتھا، آج کل کے ماں باپ بہت ہی زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں، جو کہ بچے کو نیچے مٹی میں یا پھر باہر گلی میں کھیلنے ہی نہیں دیتے، اور اس سے بچے کے امیون سسٹم کا جو ایکسپوجر ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے۔ پانچواں، آج کل کے ماڈرن دور میں تقریباً ہر چیز ہی اینٹی بیکٹیریل آ رہی ہے، جیسے اینٹی بیکٹیریل صابن، شیمپو، ایون ڈٹرجنٹ، اور ہر جگہ ہینڈ سینیٹائزر وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریفائنڈ آٹا، انہیلدی فیٹس اور ٹو مچ شوگر جو ہے وہ بیڈ بیکٹیریا کو سپورٹ جبکہ گڈ بیکٹیریا کو ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ یہ ہیں ان بہت سارے فیکٹر میں سے چند فیکٹرز جو ہمارے امیون سسٹم کو میچور ہونے نہیں دیتے۔ اب آپ کہیں گے تو کیا ہم اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا وہ دیکھو نالی ہے، جاؤ اور جا کے اس میں کھیلو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، اور نہ ہی میں ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امریکا کی FDA یعنی کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ریکمنڈیشنز ہیں کہ آپ اپنے گھر کو جتنا ہو سکے صاف ستھرا رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو انکریج کریں کہ وہ باہر گلی میں جا کر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے کودیں، مستی کریں، تاکہ ان کا آپس میں انٹریکشن بڑھے اور ان کے امیون سسٹم کا ایکسپوجر بھی بڑھے، اور جس سے ان کا امیون سسٹم بہتر پرفارم کرے۔ ہائیجین ہائپوتھیسس کے حوالے سے ویڈیو یہیں تک۔ میں نے سوچا ہے کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا سائنٹیفک فیکٹ بتاؤں جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہو اور جسے سن کر آپ کہیں واو۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک اچھی اور لمبی زندگی کے لیے ایکسرسائز کے مقابلے میں آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ That's it. اللہ